हेलो गाइस। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। आज से इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं और थोड़ा पेशेंस बना के रखना क्योंकि ये चैप्टर लंबा है और इसमें हमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा, तो थोड़ा लंबा टाइम तक चल सकता है ये। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर पहला तुम टॉपिक देखो, यह है डीएनए। हमें कुछ टर्म समझ लेनी चाहिए, ठीक है। तो चलो हम टर्म समझ लेते हैं। सबसे पहले इसका सबसे पहला जो है हमारा इसमें जो हमारा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे कुछ टर्म्स है, वो सीखना ज़रूरी है, तभी हम इस चैप्टर को आगे समझ पाएंगे। तो पहले नंबर पे आता है हमारा मोनोमर। तो मोनोमर क्या है और दूसरा आता है पॉलीमर क्या है। तो यहाँ पर तुम एक सिंपल तरीके से समझो कि जैसे मोती होते हैं, ठीक है। तो उसमें ना जैसे एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग पे बहुत सारे बीट्स हैं, मतलब गांठ लगाया हुआ कुछ ऐसा। तो ये बहुत सारा मिलेंगे तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। फिर दूसरे नंबर पे देखो, जैसे तुम लड्डू खाए होगे, तो लड्डू में क्या होता है ना, बहुत सारा छोटा छोटा बूंदिया होता है, बहुत सारा। फिर सब मिलके ना एक साथ लड्डू बन जाते हैं। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया, ये क्या है, लड्डू। अब देखो यहाँ पर जो सिंपल एक बूंदिया था, एक जो था ना, ये यूनिट है, ठीक है। इसको तुम कहोगे मोनोमर। और ये जो पूरा एक साथ है बड़ा सा गोला सा लड्डू, उसको बोलोगे पॉलीमर। ये मैंने एग्जाम्पल देकर तुमको बता रहा हूँ। तो मोनोमर क्या होता है, पॉलीमर क्या होता है, ये चीज़ यहाँ से कुछ तो समझ में आई होगी कि जब कोई चीज़ सिंगल यूनिट होती है तो उसको मोनोमर कहते हैं, और वो सिंगल यूनिट बहुत सारा मिलके जब बन जाती है तो उसको हम लोग पॉलीमर कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक चेन है, ठीक है। इस चेन में जो सिंगल यहाँ पर मोती लगी हुई है उसको तुम कहोगे मोनोमर, एक की बात करेगी तब, ठीक है। और यहाँ पर जब बहुत सारा एक साथ मिल जाते हैं तो बन जाते हैं पॉलीमर। ठीक उसी प्रकार जो हमारा प्रोटीन होता है वो बहुत सारे एमिनो एसिड से मिलके बना रहता है, ठीक है। तो ये सिंगल जो एमिनो एसिड है, ए और ए मतलब एमिनो एसिड, तो ये है हमारा मोनोमर। और जो एक साथ बहुत सारा है एमिनो एसिड जुड़ा हुआ, तो ये हमारा बन गया पॉलीमर, यानी कि प्रोटीन चेन। पॉलीमर क्या है, यहाँ पर प्रोटीन चेन है। आगे समझ में। तो मोनोमर का होता है मतलब सिंगल यूनिट, और पॉलीमर का मतलब होता है कि जब सिंगल यूनिट बहुत सारे एक साथ जुड़ जाते हैं तो सभी को एक साथ मिला के हम लोग पॉलीमर कहते हैं। तो चाहे वो डीएनए हो, आरएनए हो, प्रोटीन हो, ठीक है, और भी बहुत सारे कुछ, ये सभी पॉलीमर्स होते हैं, ठीक है। इसका अपना अपना सिंगल सिंगल यूनिट होता है, ठीक है। जैसे एमिनो एसिड के केस, एमिनो एसिड क्या था, प्रोटीन बनाने के लिए ज़रूरी है। डीएनए आरएनए का न्यूक्लियोटाइड होता है, क्लियर। तो ये न्यूक्लियोटाइड हो गया, चाहे वो एमिनो एसिड हो गया, ये सब मोनोमर है, और उससे मिलके जब डीएनए आरएनए और प्रोटीन बन जाता है तो ये एक तरह का पॉलीमर होता है। तो तुझे अभी तक में दो टर्म तो समझ में आई होगी। मोनोमर क्या होता है, सिंगल यूनिट, और पॉलीमर क्या होता है, ठीक है, मतलब चेन। और पॉलीमराइज्ड फॉर्म मतलब सिंगल, पॉलीमर का मतलब हुआ मोनोमर, जब बहुत सारे एक साथ जुड़ जाएंगे ना तो वो पॉलीमर होगा। चेन तुम बस एक केस में कह सकते हो, हमेशा नहीं। डीएनए का मतलब देखो, डीएनए का पहले फुल फॉर्म समझो क्या है। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, ये होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है और इसमें क्या है, तो इसमें बस डीऑक्सी का फॉर्म मतलब अंतर होता है, दैट इज़ फॉर डीएनए एंड दिस इज द आरएनए। ये दोनों न्यूक्लिक एसिड होते हैं एक तरह से समझो तो, ठीक है। क्या होता है वो सब तुम आगे देखोगे, या तुम 11th क्लास में जब बायोमोलिक्यूल चैप्टर पढ़े होगे तो उसमें तुमको पता चल गया होगा कि व्हाट इज़ द न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ये एक्चुअली होता है पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। और ये है न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लियोटाइड इज द मोनोमर एंड न्यूक्लिक एसिड इज द पॉलीमर। यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस। ये क्या है, मोनोमर, और ये पॉलीमर, ठीक है। तो तुम्हें ये चार टर्म तो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब हम अपने चैप्टर में इन कर सकते हैं। तो हमारा चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अभी जस्ट हम ये चैप्टर पढ़ के आए हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। एक्चुअली इनहेरिटेंस और वेरिएशन जो भी होते हैं
उसका प्रिंसिपल क्या है, कैसे जाता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, तो वो तो पढ़ लिया, लेकिन उसका मॉलिक्यूलर बेसिस क्या है, आखिर कौन सा मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है, उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि एक जनरेशन में कैरेक्टर दूसरे जनरेशन में जा रहा है, तो एक्चुअली किस मॉलिक्यूल के फॉर्म में जा रहा है, कैसे जा रहा है, किस तरह से एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है, कौन सा मोनोमर होता है, कौन सा पॉलीमर होता है, तो एक्चुअली डीएनए क्या है, आरएनए क्या है, ठीक है, कैसे पता चला कि यही मॉलिक्यूल इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से देखना। और एक बात मैं बता देता हूँ कि अगर मैं तुमको ऐसा लगे कि मैं थोड़ा स्लो बता रहा हूँ तो इस वीडियो को 1.5x में कर लेना, तो थोड़ा फास्ट हो जाएगा, इजी भी होगा। और इसको तुम हमेशा यूज़ कर सकते हो, जैसे मान लो तुम्हारे पास टाइम है तो तुम बस इसको खोल के देख लो, इससे तुम्हारी एनसीईआरटी ना पूरी रिवाइज हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी का हर एक लाइन मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, किससे कैसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है, वो सब बता रहा हूँ, क्लियर। और एक्चुअली हमारे जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी के लाइन से ही आते हैं, ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, तो पहला है इंट्रोडक्शन। इन द प्रीवियस चैप्टर, अभी जस्ट जो पिछला चैप्टर मैंने कंप्लीट किया था हमने, वो था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो उस चैप्टर में यू हैव लर्न दैट द इनहेरिटेंस पैटर्न्स एंड द जेनेटिक बेसिस ऑफ सच पैटर्न्स। तो उसमें इनहेरिटेंस के बारे में देखा, क्या जेनेटिक बेसिस होता है, सब के बारे में देखा। एट द टाइम ऑफ मेंडल, ये सभी जब मेंडल का टाइम था ना, उस समय के बारे में हमने देखा था। द नेचर ऑफ दोज फैक्टर्स रेगुलेटिंग द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस वाज नॉट क्लियर। देखो, मेंडल के टाइम पे जो भी फैक्टर है, किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ती है, जनरेशन टू जनरेशन चेंज होता है, वो सब उतना क्लियर नहीं था जब मेंडल अपना एक्सपेरिमेंट किए थे। ओवर द नेक्स्ट 100 ईयर, आगे के 100 साल में, द नेचर ऑफ द putative genetic material was investigated, culminating in the realization that the DNA, deoxyribose nucleic acid, is the genetic material at least for the majority of the organisms। देखो, उसके लगभग 100 साल बाद, मेंडल के लगभग 100 साल बाद हमको ये पता चला कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, और ये मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म में, मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। क्लास 11th में तुमने ये सीखा है कि न्यूक्लिक एसिड आर द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो अभी जस्ट हमने भी बताया था कि न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो पॉलीमर है, किसका, मोनोमर क्या है उसका, न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। सारे बात बताएंगे, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, सब बताएंगे, जस्ट वेट एंड वॉच। देखो, डीएनए मीन्स डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, अच्छे से पता है, एंड द राइबोज न्यूक्लिक एसिड आरएनए आर द 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड फाउंड इन द लिविंग सिस्टम। देखो, लिविंग ऑर्गेनिज्म में 2 तरह के न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं, एक है डीएनए और एक है आरएनए। अभी हमने इसका फुल फॉर्म देखा था, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड एंड राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। डीएनए जो होता है जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है, सारे मतलब कुछ को छोड़ दो तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म है ना, उसमें डीएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करता है। आरएनए दो ऑल्सो एक्ट एज द जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरसेस। कुछ वायरसेस में आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करता है। जेनेटिक मटेरियल मतलब वैसा मटेरियल जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर्स को कैरी करता है, ठीक है। मोस्टली फंक्शन एज द मैसेंजर, वो मैसेंजर की तरह काम करता है, ठीक है, मैसेज को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र करता है। आरएनए हैज़ एडिशनल रोल एज वेल। आरएनए का जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करने के अलावा और भी रोल होते हैं। इट फंक्शन एज ए एडेप्टर स्ट्रक्चरल एंड इन सम केसेस कैटालिटिक मॉलिक्यूल। यह एक एडेप्टर की तरह बिहेव करता है, स्ट्रक्चरल रोल होता है, और ये बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में, कुछ केस में कैटालिटिक मॉलिक्यूल की तरह भी काम करता है। कैटालिटिक मॉलिक्यूल मतलब एंजाइम, और चीज़ें तुझे आगे समझ में आएगी। क्लास 11th में तुमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड के बारे में, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें होता है PSB, P क्या है, फॉस्फोरिक एसिड है, S क्या है, पेंटोज शुगर है, ठीक है, या राइबोज शुगर उसको बोलते हो, और B क्या है, ये न्यूक्लियोटाइड होता है। B जो है ना, बेस, ये एक्चुअली उसमें ना 4 तरह के होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, ठीक है, तो सब पढ़ेंगे। और एक होता है न्यूक्लियोसाइड, वो भी उसमें होता है बस
एस और बी, ठीक है। उसमें फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता है, ठीक है, शुगर और बेस होते हैं बस, एस बी, ठीक है। तो ये है न्यूक्लियोसाइड और ये है न्यूक्लियोटाइड। चलो, तो पिछला क्लास यानी 11th क्लास में तुमने पढ़ा होगा न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड के बारे में, एंड द वे ऑफ दीज मोनोमर यूनिट्स आर लिंक, और किस तरह से एक दूसरे से वो लिंक होके पॉलीमर बनाता है, ठीक है। इस चैप्टर में हम लोग जाकर पढ़ेंगे टू डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए, डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, उसके रेप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग आरएनए फ्रॉम डीएनए, डीएनए से आरएनए बनने का प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन होता है। अच्छे से याद कर लो, कॉपी में लिख लो कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ RNA फ्रॉम DNA इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। एंड द जेनेटिक कोड दैट डिटरमाइंस द सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड इन प्रोटीन, द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन, एंड द एलिमेंट्री बेसिस ऑफ देयर रेगुलेशन, कैसे वो ट्रांसलेशन को रेगुलेट करते हैं, द डिटर्मिनेशन of complete nucleotide sequence of the human genome during the last decades has set a new era of genomics। मतलब इस चीज़ को समझना कि न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को हम लोग समझे हैं लास्ट डिकेड्स में, तो ये एक नया ईरा है, मतलब नए तरीके से हम लोग जेनेटिक्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इन द लास्ट सेक्शन, इस चैप्टर के लास्ट में, द इसेंशियल्स ऑफ द ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग एंड द कॉन्सिक्वेंसेज विल ऑल्सो बी डिस्कस्ड, मतलब ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, इसका क्या फ़ायदा है, क्या बेनिफिट्स है, क्यों करते हैं, सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन लास्ट में लेट अस बिगिन, अब हम शुरू कर रहे हैं हमारा डिस्कशन बाय द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस स्ट्रक्चर ऑफ द मोस्ट ऑफ इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज़ द डीएनए, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल कहा गया यहाँ पर, ठीक है, जो कि डीएनए होता है। इन द सब्सिक्वेंट सेक्शन एज वी विल अंडरस्टैंड दैट, मतलब आगे के सेक्शन में हम लोग देखते हैं कि दैट वाई इट इज़ द मोस्ट एबंडेंट जेनेटिक मटेरियल एंड व्हाट इज़ इट्स रिलेशनशिप विथ आरएनए, ठीक है, कि मतलब सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल जो है डीएनए, उसको समझने वाले हैं, और अंडरस्टैंड वाई इज़ द मतलब वो इतना एबंडेंट क्यों है, ठीक है, एंड व्हाट इज़ द रिलेशनशिप विथ आरएनए, आरएनए के साथ इसका क्या रिलेशनशिप है, इसके बारे में समझेंगे, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा चीज़ बता देते हैं कि एक्चुअली ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसलेशन क्या होता है। तो देखो, हमारा जो बॉस मॉलिक्यूल है, जो जेनेटिक कंट्रोल जेनेटिक मटेरियल है, जो जेनेटिक्स को कंट्रोल करता है, वो होता है डीएनए, ठीक है। डीएनए से बनता है आरएनए, और आरएनए से बनता है प्रोटीन, अब प्रोटीन से बन जाता है एंजाइम, ठीक है। अब देखो, डीएनए से आरएनए का जो बनने का प्रोसेस है, इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से प्रोटीन बनने का प्रोसेस होता है ट्रांसलेशन, ठीक है। और डीएनए से रिवर्स में जब बनता है, सॉरी, आरएनए से जब रिवर्स में डीएनए बन जाता है तो उसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, उल्टा हो रहा है ना इसीलिए। और जब डीएनए से डीएनए बनता है उसको हम लोग रेप्लिकेशन कहते हैं, मतलब एक डीएनए से दूसरा डीएनए बन रहा है। तो आई होप तुमको ये समझ में आ गया होगा। इसको एक्चुअली बोलते हैं, मतलब एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एफ क्रिक, जिन्होंने इस चीज़ के बारे में बताया कि एक्चुअली जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इस तरीके से पास होती है, ठीक है। इसका नाम है सेंट्रल डोग्मा, सेंट्रल डोग्मा, क्लियर। तो सेंट्रल डोग्मा किसने दिया, एफ क्रिक नाम के साइंटिस्ट ने दिया। क्या होती है, यही होती है कि यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ द जेनेटिक मटेरियल और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, नॉट मटेरियल, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। तो डीएनए से डीएनए का बनने का प्रोसेस रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बनने का प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से डीएनए बनने का प्रोसेस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बनने का प्रोसेस ट्रांसलेशन, ठीक है। प्रोटीन से फाइनली बन जाएगा एंजाइम, तो वो आगे का प्रोसेस हमें बाद में देखेंगे क्या है। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। हमारा टॉपिक है डीएनए, ठीक है, देखते हैं। डीएनए इज अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डिऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स, ये न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ध्यान रखना, लिखा है ना न्यूक्लियोटाइड्स, लेकिन कौन सा, डिऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स, तो लंबा सा पॉलीमर होता है। तो डीएनए इटसेल्फ इज अ व्हाट इज पॉलीमर, ओके। The length of DNA is usually defined as the number of nucleotide or the pair of nucleotide referred to as the base pairs
प्रेजेंट इन इट, मतलब जितना ज़्यादा नंबर में उसमें न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है या पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है, यानी तो बेस पेयर्स प्रेजेंट है, डीएनए की लेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी। दिस ऑल्सो इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, अपना अलग अलग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि कितना लेंथ का डीएनए इसमें प्रेजेंट है। एग्जाम्पल के रूप में देखोगे तो यहाँ पर ये जो टॉपिक है मतलब पार्ट है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, VVI है एक तरह से समझो तो। यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। तुम क्या करोगे, कॉपी में एक टेबल जैसा बनाओगे, ठीक है, उसमें बना लेना है कि एक साइड है लेंथ मतलब बेस पेयर और एक साइड है ऑर्गेनिज्म, ठीक है, और इसमें सबका नोट करना है। जैसे 5 × 174 जो बैक्टीरियोफेज होते हैं, इसके पास 5386 5386 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ठीक है। इसमें SS-DNA पाया जाता है, ठीक है। 5174 जो है ना वो SS-DNA, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड DNA पाया जाता है, उसमें डबल स्ट्रैंड नहीं होता। तो इतना न्यूक्लियोटाइड है 5386 ऐसे करके। क्लियर, न्यूक्लियोटाइड से लिखना है यहाँ पर, इसमें बेस पेयर नहीं होते हैं, ध्यान रखना इसका, मैंने अच्छे से बोल दिया। बैक्टीरियोफेज लैम्डा फेज जो होते हैं ना, लैम्डा फेज, उसके पास ना 48,502 48,502 बेस पेयर्स होते हैं। ई कोलाई जो बैक्टीरिया होता है, एस्चेरिचिया कोलाई कहते हैं उसको, इसमें 4.6 × 10⁻6 बेस पेयर होते हैं। और हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन जीनोम जो होते हैं वो 3.3 × 10⁹ बेस पेयर्स होते हैं। क्लियर। और डिप्लॉयड कंटेंट में पूछे तो जस्ट यू हैव टू मल्टीप्लाई बाई 2, यानी कि 6.6 × 10⁹ बेस पेयर हो जाएंगे डिप्लॉयड कंटेंट में, डिप्लॉयड कंटेंट में। क्लियर, ये डिप्लॉयड है। हैप्लॉइड में 3.3 × 10⁹ बेस पेयर और डिप्लॉयड में 6.6 × 10⁹ बेस पेयर। लेट अस डिस्कस द स्ट्रक्चर्स ऑफ सच लॉन्ग पॉलीमर। तुम इसे अच्छे से यहाँ पर लिख करके याद कर ही लेना, क्योंकि इसको भूल गया तो भाई क्वेश्चन आएगा तो कोई चैप्टर पढ़ने का मतलब नहीं है, तुम नहीं कर पाओगे, ठीक है। दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। लेट अस स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ठीक है। तो DNA के स्ट्रक्चर्स के बारे में अब हम देखते हैं। तो ठीक है, अभी हमने देखा था DNA एक तरह का न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, नॉट ओनली न्यूक्लियोटाइड, इट इज़ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। लेट अस रेप्लिकेट द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, DNA और RNA। A nucleotide has 3 components: nitrogenous base, pentose sugar, ribose in case of RNA and deoxyribose in case of DNA। ध्यान से सुनो, राइबोज शुगर RNA में प्रेजेंट होता है और डिऑक्सीराइबोज शुगर DNA में प्रेजेंट होता है, दोनों एक तरह का पेंटोज शुगर है। एंड अ फॉस्फेट ग्रुप, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजेनियस बेसेस, प्यूरिन्स एंड पायरेमिडीन्स। चलो देखो अब इसके बारे में थोड़ा अच्छे से समझ लो अब क्या है। तो अभी हम देखने वाले हैं क्या, बोलो, DNA, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। उससे पहले देखते हैं न्यूक्लिक एसिड, यानी कि न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर न्यूक्लियोटाइड। देखो न्यूक्लियोटाइड 3 चीज़ से बना रहता है, इसमें 3 कंपोनेंट हैं। क्या क्या? पहले नंबर पर है फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फेट बोलते हैं, सेम चीज़ है, फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट, फॉर्मूला होता है H3PO4, पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। दूसरे नंबर पर आता है पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर RNA में होगा राइबोज और DNA में होगा डिऑक्सी राइबोज, राइबोज और डिऑक्सी राइबोज शुगर। ये किसके लिए है? RNA के लिए है, और ये किसके लिए है? DNA के लिए है, ठीक है। उसके बाद आता है 3 पर नाइट्रोजीनियस बेस, तो नाइट्रोजीनियस N से समझ जाना, बेस। अब ये नाइट्रोजीनियस बेस 2 तरह के होते हैं, क्लियर। ये नाइट्रोजीनियस बेस 2 तरह के होंगे, एक होते हैं प्यूरिन्स और दूसरा होता है पायरिमिडिन्स। तुम बना लोगे ऐसे। जो प्यूरिन्स होते हैं ना, उसका कुछ फीचर याद करो। ये डबल रिंग कंपाउंड होता है, डबल रिंग होता है, ये सिंगल रिंग होता है, क्लियर। इसमें एक ही रिंग रहेगा, इसमें डबल रिंग रहेगा, क्लियर। इसका जो एग्जाम्पल है ना वो 2 है, थोड़ा सा इसको इरेज करना पड़ेगा।
ठीक है, इसका एग्जाम्पल समझो और इसका भी एग्जाम्पल समझो। प्यूरिन्स जो होते हैं ना और पेरिमिडिन्स जो होते हैं ना, उसका एग्जाम्पल कट करने का बनाने का सिंपल तरीका है। जैसे कि तुम एक ऐसे देख सकते हो कि ये है एक तरह का पिरामिड, ठीक है, पिरामिड ऐसा ही होता है। इस पिरामिड को तुम क्या कर रहे हो, कट कर रहे हो, ठीक है, क्या कर रहे हो, कट कर रहे हो। तो तुम बस ट्रिक याद करना कि पिरामिड को कट कर रहे हैं। तो पिरामिड से हो गया पैरामिडिन, ये पैरामिडिन, पिरामिड से हो गया पैरामिडिन, ठीक है। ये पिरामिड को कट करना है तो पैरामिडिन्स को कट करना है, CUT, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देखो, C से हो गया साइटोसिन, U से हो गया यूरासिल और T से हो गया थायमिन, ठीक है। और यहाँ पर तुम याद रखना कट, सॉरी, हाँ, तो रिमेनिंग जो देखो बच गया वो, ठीक है, वो एडेनिन और गुआनिन बच गया, ठीक है। एग्जाम्पल इसमें दो होगा, एडेनिन और गुआनिन। सबका पहला लेटर से हम लोग डिनोट करते हैं ATGCUT, ठीक है। तो 5 न्यूक्लियोटाइड मतलब बेस होते हैं, नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरासिल और थायमिन, जिसमें से 3 है हमारा पायरेमिडिन, ये तीनों, ठीक है, जिसको हमने अभी ट्रिक से याद किया है कि पिरामिड को कट करना है, यानी पैरामिडिन्स को कट करना है। तो पिरामिड से पैरामिडिन तुम याद रखना, पिरामिड बस हम ट्रिक के लिए बताए हैं। तो पैरामिडिन्स का एग्जाम्पल 3 है, साइटोसिन, यूरासिल और थायमिन, और बाद बाकी जो 2 बच गए एडेनिन और गुआनिन, वो प्यूरिन्स का एग्जाम्पल है। अब कैसे पता चलेगा कौन सा डबल रिंग है और कौन सा सिंगल रिंग है, तो तुम उसको ऐसे याद कर लेना कि प्यूरिन्स में कम लेटर है तो ज़्यादा 2 रिंग पाए जाएंगे, और पैरामिडिन्स में ज़्यादा लेटर है तो उसका अपोजिट सिंगल रिंग होंगे। अपोजिट करके याद कर लो, पैरामिडिन्स में सिंगल रिंग और प्यूरिन्स में डबल रिंग। अब सुनो, पाँचों का कैसे याद करोगे कि पाँचों नाइट्रोजीनियस बेस क्या है, ठीक है। तो तुम ऐसे याद कर सकते हो, CUT कट AG, CUT AG कैसे याद रहेगा, तो कट आलू गोभी, अभी गोभी आलू का सीजन भी चल रहा है, तो ये एक छोटा सा ट्रिक है जिसको तुम याद कर लेना, कट आलू गोभी। C से हो गया साइटोसिन, U से यूरासिल, T से थायमिन, A से एडेनिन, G से गुआनिन, ठीक है। लिख देते हैं, ध्यान से सुनो, साइटोसिन, ठीक है, U से यूरासिल और T से थायमिन, A से एडेनिन और G से गुआनिन, ठीक है। अब समझो, अब मैं एक नया चीज़ बता रहा हूँ जो तुझे अच्छे से याद कर लेनी है कि DNA और RNA में कौन सा बेस पेयर पाया जाता है। तो पहली बात, एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन, एडेनिन, यूरासिल, गुआनिन, साइटोसिन। देखो मैंने यहाँ पर कुछ बदलाव किए हैं, उसको समझ लेना अच्छे से। यहाँ पर कुछ तुमको अंतर दिखेगा, अंतर ये है कि इसमें थायमिन है और इसमें यूरासिल है, बस यही अंतर होता है कि आरएनए में थायमिन नहीं होता, डीएनए में यूरासिल नहीं होता। डीएनए में होता है थायमिन, आरएनए में होता है यूरासिल एट द प्लेस ऑफ थायमिन, ठीक है। तो बस ये अंतर याद रख लेना है। क्या आरएनए में थायमिन होता है? नो। क्या डीएनए में थायमिन होता है? यस, ठीक है। क्या डीएनए में यूरासिल होता है? नो। तो ये तुझे अंतर याद करनी है। कभी भी पांचों बेस या तो डीएनए में या तो आरएनए में नहीं पाया जाएगा। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें ये सभी चीज़ समझ चुके हैं। पायरिमिडिन्स में होते हैं, पैरामिड को कट करना है, CUT, साइटोसिन, यूरासिल, थायमिन। अब तो तुझे अच्छे से आती है। साइटोसिन इज कॉमन फॉर बोथ डीएनए एंड आरएनए एंड थायमिन इज प्रेजेंट इन डीएनए, यूरासिल इज प्रेजेंट इन आरएनए। अभी बताया एट द प्लेस ऑफ थायमिन। तो आरएनए में थायमिन की जगह पे क्या होता है? यूरासिल होता है। नाइट्रोजीनियस बेस इज लिंक्ड टू द OH group at 1C position of the pentose sugar through the nitrogenous glycosidic linkage to form the nucleoside। अब ये देखो, ये जो बेस जुड़ा रहता है ना ऐसे करके, शुगर से बेस, ये नाइट्रोजीनियस ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, N ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। समझ गया? चलो
तो वही है, सच एज द एडिनोसिन और डिऑक्सी एडिनोसिन। ठीक है, अब शुगर से जैसे पहली बात एडिनिन था, अभी बेस था ना एडिनिन, अभी कहाँ गया दिखाते हैं रुको। हाँ एडिनिन था, अब एडिनिन में जब शुगर जैसे ही जोड़ दोगे तो ये एडिनोसिन हो जाएगा, SINE। अब गुआनिन में तुम शुगर जोड़ दोगे तो ये गुआनोसिन हो जाएगा। ठीक है ना, तो एडिनिन से एडिनोसिन और गुआनिन से गुआनोसिन। ठीक है, चलो देखो गुआनोसिन और द डिऑक्सी गुआनोसिन। अब देखो गुआनोसिन फॉर RNA एंड डिऑक्सी गुआनोसिन फॉर DNA। साइटिडीन और डिऑक्सी साइटिडीन एंड यूरिडीन और डिऑक्सी यूरिडीन वेन अप और सॉरी यूरिडीन, बट डिऑक्सी यूरिडीन नहीं होगा क्योंकि DNA में तो यूरासिल नहीं होता है। यहाँ पर लिखा उन्होंने यूरिडीन और डिऑक्सी थाइमीन। ठीक है, थाइमिडीन नहीं होता, डिऑक्सी थाइमिडीन होता है, ध्यान रखना। यूरिडीन होता है, डिऑक्सी यूरिडीन नहीं होता है, इसका अंतर तुम ध्यान रखोगे। आखिर अंतर क्या है? तो जब फॉस्फेट ग्रुप इस सब के साथ 5' पोजीशन पे लिंक हो जाते हैं न्यूक्लियोसाइड के अंदर थ्रू द फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, यहाँ पर डाइस्टर नहीं है, फॉस्फोइस्टर लिंकेज, अ कॉरस्पॉन्डिंग न्यूक्लियोटाइड और डिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द शुगर प्रेजेंट, मतलब उसका फिर न्यूक्लियोटाइड या डिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा इस फॉर्म्ड। 2 न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड थ्रू द 3' 5' फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज टू फॉर्म द डाइन्यूक्लियोटाइड। More nucleotides can be joined in such a manner to form the polynucleotide chain. A polymer thus form that at one end is free. Polymer का एक end free रहेगा. Oh my God, it is very long.